नमस्कार मित्रों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक जिला प्रवक्ता टिहरी सुल्तानपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंग्रेजी ब्लॉग्स में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्रों, कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले की वीडियोज अगर आपने हमारी देखी है तो इसके पहले हमने मनोविज्ञान के 10 संप्रदायों के बारे में पूरी तरह से आपको अवगत करा दिया है। सारे वीडियो में एकदम पूर्णतः गंभीर रूप से मैंने हर चीज को समझा दिया है। यहाँ पर हम कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझाने जा रहे हैं, क्योंकि यह कहीं न कहीं जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम इसी के साथ में पढ़ा दे रहे हैं। हालांकि ये आगे के सिलेबस में है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यह कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक मूल्य, अच्छे संस्कार, इसके नाम से स्पष्ट है। कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास की समझ मानव व्यवहार और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। लॉरेंस कोहलवर्ग का यह सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता को कैसे समझता है और विकसित करता है, यानी मॉरल कंपास, ठीक है, किसी से कह सकते हैं आप। और इसको कैसे समझाया है आगे हम लोग देखते हैं। नैतिक तर्कणा के आधार पर किस प्रकार समझाया इन्होंने। बट इसके पहले हम लोग लॉरेंस कोहलवर्ग का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कौन है ये। तो लॉरेंस कोहलवर्ग, ठीक है, मैं अक्षर को कोशिश करता हूं थोड़ा बड़ा करने की। लॉरेंस कोहलवर्ग 1927 टू 1987 एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अगर अक्षर आपको कम समझ में आ रहे हो तो आप मेरी आवाज से समझिए फिर से। लॉरेंस कोहलवर्ग जीवन काल 1927 टू 1987 एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। प्रमुख योगदान क्या है इनका? जीन पियाजे के कार्य का विस्तार किया इन्होंने, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें आपको हमारा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक जीन पियाजे का और वाइगोस्की का, दोनों चूंकि जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं दोनों का लिंक इसी की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिए। जीन पियाजे के कार्य का विस्तार किया इन्होंने, जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि एज के अकॉर्डिंग किस तरह से अधिगम के साथ में परिपक्वता बढ़ती है और संज्ञानात्मक विकास अर्थात समझ का विकास होता है। तो इनका शोध है वो किस पर आधारित है? नैतिक तर्क पर व्यापक शोध किया है। इसको हम लोग कह सकते हैं नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक जो होता है वो नैतिक होता है और नकारात्मक अनैतिक होता है। तो नैतिक तर्कणा के आधार पर, ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास की व्याख्या किया है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे किसी का 500 का नोट गिर गया है तो आपका एक तरफ मन होता है इस पैसे को ले लूं, एक तरफ होता है नहीं लूं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में तर्क चलता है, ठीक है, तर्क चलता है कि ले लें कि न ले लें। उसके बीच में जब आपका जो तर्क हावी होता है, अगर सकारात्मक तर्क है, ठीक है, तो आप पैसा नहीं लेंगे। अगर नकारात्मक तर्क आप सोचते हैं तो आप पैसा ले लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, मान लीजिए, और वो दुकानदार मान लीजिए बहुत ही कंजूस मक्खी चूस है, ठीक है, और कुछ दाम बढ़ा के ही बेचता है, और आपने मान लीजिए 75 रुपए का सामान आपने लिया, ठीक है, 75 रुपए का सामान आपने लिया। अब 75 रुपए का सामान जब आपने लिया तो उसने आपको सामान दिया और उसने सोचा, आपने उसके बाद 100 की नोट दिया। क्या दिया? 100 की नोट। तो आपको उसे लौटाना चाहिए था। 75 रुपए का सामान लिए हैं, 100 रुपया काट के 25 लौटाना चाहिए था, लेकिन वो गलती करता है। वो सोचता है कि आपने 500 की नोट दिया है और 550 में से 75 घटा के 425 आपको वापस करता है वो। ध्यान दें, अब आपके हाथ में 500 समझ के उसने 425 लौटा दिया, जबकि आपने उसको 100 का ही नोट दिया था। अब आपके हाथ में क्या है? 425 रुपए हैं, सामान भी है,
आपका दिमाग जो है दो तरह चलता है, क्या करें ले लें, बहुत कंजूस आदमी है, बहुत पैसा मेरा खाया है, ठीक है, तरह तरह की बातें आती हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ आपके दिमाग में आता है अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ये गलत है तो क्या मैं भी गलत हो जाऊं। तो यहाँ पर सकारात्मक तर्क होता है जो कि नैतिक होता है, और नहीं तो आप उसको रख लेंगे नकारात्मक, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जो है नैतिक तर्क पर व्यापक शोध किया। शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है, में क्रांतिकारी योगदान इनका माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाद। नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम लोग कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है परंपरागत स्तर, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। अब इन तीनों स्टेजेस में, ठीक है, दो दो कॉलम है, दो दो स्टेज दिया गया है। पूर्व परंपरागत स्तर में 2 है, परंपरागत स्तर में 2 है, और उत्तर परंपरागत स्तर में 2 है। कुल मिला के इस तरह से 6 स्टेज बनती है। जो पूर्व परंपरागत स्तर है वो बचपन 4 से 10 साल, 4 to 10 ईयर्स, जो कि दंड और पुरस्कार पर आधारित नैतिकता है। दिमाग में बैठाइए। परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज जो है वो किशोरावस्था और वयस्कता यानी एडल्ट पूरी तरह से नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं है, लेकिन अवस्था की शुरुआत है। आपको याद होगा किशोरावस्था क्या होती है, टीनेजर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और परिपक्व होने की पूर्व की अवस्था, ठीक है, जो होती है वो ये आपका परंपरागत स्तर है। यहाँ पर सामाजिक मानकों का पालन किया जाता है, समाज के नियम कानून क्या है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। और उत्तर परंपरागत स्तर जो होता है ये परिपक्व अवस्था होती है, मेच्योरिटी लेवल होती है। यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कार्य करते हैं। ये 3, ठीक है, मेन स्टेज हैं। इन 3 स्टेज के आधार पर उन्होंने 2 इसमें ग्रुप बांटा है, और कुल मिला के 6 स्तर उन्होंने दिया है, जिसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब आइए हम पूर्व परंपरागत स्तर पे बात करते हैं। पहला है दंड और आज्ञाकारिता। दंड और आज्ञाकारिता, जिसे हम सजा एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास भी कह सकते हैं। सजा एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। सजा एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। दूसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य, जिसको हम लोग करण सापेक्ष अभिविन्यास के नाम से जानते हैं। करण सापेक्ष अभिविन्यास। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करना चाहूंगा आप लोगों को। यहां पर एक कहानी उन्होंने बताई कोहलबर्ग ने, उस कहानी को मैं कोट करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा, और उसके आधार पर ये जो 6 स्टेजेस हैं इसको आपको सीखना आसान हो जाएगा। उन्होंने उस कहानी को बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे वयस्कों को, ठीक है, मैच्योर जो थे, किशोरावस्था के सब एज के लोगों को सुनाया, और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया ली, और उसी प्रतिक्रिया के आधार पर उस कहानी यानी एक किस्म से आप उसको समझ लीजिए यहाँ पर साक्षात्कार, जो इंटरव्यू लिया उन्होंने, ठीक है, ढेर सारे लोगों का, बच्चों का, बड़ों का, उसी के आधार पर उन्होंने 6 स्टेजेस बताई। कहानी है मिस्टर हेज की, जो लंदन में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि मिस्टर हेज, ध्यान से सुनिए इस कहानी को, मिस्टर हेज की पत्नी बीमार पड़ गई। अब वो गए मेडिकल स्टोर पर दवा लाने, पहले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवा लिखी, ठीक है, और डॉक्टर ने बताया कि भैया इनको कैंसर है, बहुत घातक बीमारी है। और उसके बाद वो मेडिकल स्टोर पे गए दवा लेने के लिए। अब दवा लेने गए तो वो दवाई जो थी वो 2000 की थी। कितने की थी? 2000 रुपए की दवाई थी।
लेकिन उनके पास सिर्फ 200 रुपए थे। उन्होंने उस दुकानदार से, उस व्यापारी से बहुत अनय विनय किया, नहीं भैया ऐसा है, मेरी पत्नी बीमार है, ठीक है, दवा दे दो, या मैं बाद में दे दूंगा, किसी भी तरह से, हर तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन वो दुकानदार नहीं माना। और अंततोगत्वा मिस्टर जो हेज थे, उन्होंने उसकी दुकान से दवा चुरा लिया। अब आप लोग बताइए कि क्या दुकान से दवा चुराना, ठीक है, उचित था? अब ये कहानी उन्होंने कई लोगों को सुनाई। अब आइए देखते हैं उस कहानी पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। आपके भी दिमाग में आ सकता है कि हाँ भाई सही था, ठीक है, उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो मर जाती इसलिए अच्छा था, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं अच्छा था, ठीक है। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि बच्चों को सजा और आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत उन्होंने रखा है। बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं और सही और गलत का निर्धारण परिणाम के आधार पर होता है। ये चीज होती है बच्चों में। बच्चों को समझाया जाता है बेटा ये मत करो, नहीं मार पड़ेगी, तो उनको हर बात क्या होती है? सजा, ठीक है, और आज्ञा पालन, दो चीजों पर उनकी सारा जो है, ठीक है, नैतिक विकास का जो आधार होता है उनके दिमाग में ये बैठा होता है। तो बच्चों ने क्या कहा? भैया गलत था, हेज को जो है, ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए था चोरी? क्योंकि उनको सजा मिल सकती है, दंड मिल सकता है। तो यहां पर आप समझिए फर्स्ट स्टेज में क्या है? बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं, सही और गलत का निर्धारण परिणाम के आधार पर होता है। शारीरिक परिणामों पर केंद्रित है आपका ये जो स्टेज है, दंड और आज्ञाकारिता। यहां पर अधिकार का भय होता है, यानी मम्मी पापा मारेंगे, दिमाग में बैठाइए इसको, क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। इसके बाद की जस्ट अभी मैं वीडियो डालूंगा, इसके साथ में एक और वीडियो दूंगा जिसमें मैं 30 एमसीक्यू देने जा रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो कि कोहलबर्ग के सिद्धांत पर, ठीक है, और जीन पियाजे के, और ठीक है वाइगोस्की, ठीक है, इन तीनों पर मिलाकर के 30 क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य या करण सापेक्ष अभिविन्यास। अभी आपने देखा कि कुछ बच्चों ने कहा हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों को होता है सजा, ठीक है, दंड मिल सकता है, आज्ञा पालन की भावना होती है। दूसरा है कुछ बच्चों ने कहा कि हिंज को क्या करना चाहिए था? व्यापारी को दवा दे देनी चाहिए थी, यानी व्यापारी जो है, जो था वहां पर, जो मेडिकल स्टोर वाला था जिसने दवा नहीं दिया, उसे हिंज को दवा दे देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों एक ही शहर में रहते थे, लंदन में रहते थे, और जरूरत पड़ने पे हिंज भी जो है उस व्यापारी की मदद करते आने वाले समय में। तो यहां पर क्या हुआ? एक भावना जो हुई आदान प्रदान की, व्यक्तिगत उद्देश्य की हुई, या करण सापेक्ष अभिविन्यास इसको बोलते हैं। यहां पर व्यक्तिगत लाभ और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही काम किया जाता है, यानी तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। जैसे अगर आप दो बच्चों को देखिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है यार साइकिल चलाने दो मुझे, तो कहता है अच्छा ठीक है, हाथ में दूसरे वाले बच्चे के चॉकलेट है, उसने कहा ऐसा है चॉकलेट दो तो तुम्हें साइकिल चलाने देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है? आदान प्रदान की भावना है। नैतिकता तो है, लेकिन नैतिकता किस आधार पर है? व्यक्तिगत उद्देश्य पर है, ठीक है। तो व्यक्तिगत लाभ और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहां पर सही काम किया जाता है, यानी तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या कहो तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, ठीक है। तो ये भावना यहां पर होती है। अब यहां पर क्वेश्चंस बहुत सारे क्या बनते हैं, देखिए, आत्म केंद्रित नैतिकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि आत्म केंद्रित नैतिकता किस स्टेज पर आती है। क्वेश्चन यहाँ दो तरह बन सकते हैं आपके, एक तो होता है सेपरेट जो स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और या तो ये जो तीन है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, ठीक है, और चौथा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है आपका उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये तीन स्तर जो, ठीक है, उन्हीं तीन स्तरों के आधार पर 6 भाग बांटे गए हैं। तो दिमाग में आप पहला दो जो है कौन सा है? पूर्व परंपरागत स्तर है, दंड और आज्ञाकारिता या सजा एवं आज्ञा पालन, और दूसरा व्यक्तिगत उद्देश्य या करण सापेक्ष अभिविन्यास। ये दोनों जो है पूर्व परंपरागत स्तर में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया आत्म केंद्रित नैतिकता किसमें आती है, किस स्तर में, तो पूर्व परंपरागत स्तर भी दे सकते हैं, या ये भी आ सकता है व्यक्तिगत उद्देश्य या करण सापेक्ष अभिविन्यास। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर क्या होता है? पारस्परिक लाभ होता है, ठीक है।
आशा है आपको कुछ दिख रहा होगा। आप लोग स्क्रीन बड़ी करके देखिएगा, नहीं दिखता है मेरी आवाज को सुने आप, ठीक है। जो मेन बातें हैं उसको हम आप लोगों को यहाँ समझाते चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसमें दो स्तर देखा, पहला सजा एवं आज्ञा पालन, ठीक है, जहां पर डर भय होता है सजा का, और आज्ञा पालन होता है, यहाँ पर अधिकार का भय होता है, शारीरिक परिणामों पर ये केंद्रित होता है। दूसरा स्टेज जो है यहाँ पर लेन देन है, आदान प्रदान है, ठीक है। ये आत्म केंद्रित नैतिकता है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? आत्म केंद्रित नैतिकता। आत्म केंद्रित नैतिकता है ये, आत्म केंद्रित नैतिकता, ठीक है। इस स्टेज में ये सब के क्वेश्चन बन सकते हैं। पारस्परिक लाभ तो आपको याद ही हो जाएगा, आदान प्रदान, लेकिन ये हो सकता है ना याद हो, तो इसको याद कर लीजिए। आत्म केंद्रित नैतिकता होता है ये सेकेंड स्टेज में, व्यक्तिगत उद्देश्य में या करण सापेक्ष अभिविन्यास में, ठीक है। और या तो पूछेगा पूर्व परंपरागत स्तर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 6 ही है इसमें, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा आपका। नेक्स्ट है आपका परंपरागत स्तर, ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, इसमें भी 2 चरण है आपका, ठीक है। स्टेज नंबर 3 है आपका अच्छे पारस्परिक संबंध, या इसको अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टेज 3 को? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है। लोग क्या कहेंगे, इसको दिमाग में बैठा दीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब यहां पर बच्चों का जवाब क्या रहा होगा कि हेंज को चोरी करनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं भैया, हेंज को चोरी, ठीक है। या बच्चे या कुछ बड़े भी यहाँ पर आए होंगे, 3 एज के लोग आ गए अब यहाँ पर, ठीक है। उनसे क्वेश्चन जब पूछा गया कि भैया हेंज को चोरी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए, तो कहा भैया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे लोग क्या कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर एक नैतिकता की बात कहा जा रही है, समाज को लेकर के, अच्छे पारस्परिक संबंधों को लेकर के। देखिए यहाँ पर फोटो में दिख रहा है अच्छे पारस्परिक संबंध, ठीक है। चौथा स्टेज इसी के अंतर्गत आता है, कन्वेंशनल या परंपरागत में ही, कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था बड़ा लिख देता हूं, कानून एवं व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, अभिविन्यास, ठीक है, भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, अभिविन्यास। अब जब यही क्वेश्चन जो है, यही कहानी फिर सुनाई गई कुछ लोगों को कि भैया हेंज को चोरी करनी चाहिए थी कि नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हेंज को चोरी तो छोड़िए, उस दुकानदार को जो है, ठीक है, इसको सजा देनी चाहिए, उसकी शिकायत शासन प्रशासन से करना चाहिए था। और वो 200 की दवा जो 2000 में दे रहा था वो पूरी तरह से गलत था, 200 की दवा 2000 में दे रहा था, ठीक है। वहां पर उसको जो है पुलिस के हवाले करना चाहिए था, और 2000 की दवा को ही 200 करानी चाहिए थी या सस्ती करानी चाहिए थी, जिससे सबका कल्याण हो। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, कानून और व्यवस्था का अभिविन्यास, ठीक है। ये आता है आपका चौथा स्टेज, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ये दोनों परंपरागत स्तर में आते हैं, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून एवं व्यवस्था, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की या अच्छे पारस्परिक संबंध बोल सकते हैं, कानून और व्यवस्था या कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास इसको बोल सकते हैं। ये दोनों, ठीक है, किस स्टेज में आते हैं? कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, उत्तर परंपरागत स्तर, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। यहां पर आपके 2 चरण हैं, ठीक है, स्टेज 5, स्टेज 6, चरण 5 और चरण 6। सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा
अभिविन्यास भी हम इसको कहते हैं, सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा अभिविन्यास, अभिविन्यास। ठीक है, कानून को समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर यहाँ जोर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दें, ये जो सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा विन्यास है, ये जोर देता है कि समाज का हित होना चाहिए और उसके लिए कानून में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे जब वो कहानी सुनाई गई मिस्टर हेंज की दोबारा, ठीक है, तो यहाँ पर मेच्योर लोगों ने क्या जवाब दिया, कुछ लोगों ने जवाब दिया, हमारे आपके जैसे उम्र में जो थे उन्होंने जवाब दिया कि भाई जो है चोरी करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर पत्नी की जान जा रही थी और पत्नी की जान बचाने के लिए यहाँ पर कानून में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो जवाब था ये किस पर आता है, आपका सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा अभिविन्यास पर। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है, कानून को समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर है। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पत्नी की जान बचनी चाहिए थी, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक मूल्य जो होते हैं, ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्य, यहाँ पर दिया गया है कि पहले जान बचाना जरूरी है, बाकी नियम कानून बात की बात है। ठीक है, अब अक्सर बहुत कुछ होता रहता है, आप लोग देखते हैं सड़क पर किसी की एक्सीडेंट हो गया है और लोग बचना चाहते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेके कौन जाए, अभी क्राइम होगा, पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा, कल को कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा पहले उस जो आदमी पड़ा हुआ है सड़क पर उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है, फिर नियम कानून की बात आती है कि क्या हुआ कैसे हुआ। यहाँ पर क्या है, लचीले नैतिक दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं सामाजिक संविदा विन्यास में, सामूहिक हित का विचार होता है, मानवाधिकारों की रक्षा होती है। ध्यान दें, क्वेश्चन आ सकता है मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा, ठीक है, किस स्टेज में है ये, कोहलबर्ग के किस स्टेज में है, ये 5वें स्टेज में है, सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा विन्यास में आता है, या परंपरागत स्तर में पूछ सकते हैं। ठीक है, परंपरागत स्तर में 2 आएंगे आपका, सामाजिक संविदा विन्यास और अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, यानी यहाँ पर दिमाग में कहानी के हिसाब से आप बैठाते जाइए। एक बार अभी मैं फिर समराइज कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या सार्वभौमिक लोक नीति शास्त्रीय सिद्धांत, सार्वभौमिक लोक नीति शास्त्रीय सिद्धांत, सिद्धांत कहिए, अभिविन्यास कहिए, ठीक है, जो भी कहना चाहें आप। यहां पर भाई ठीक है, नियम नियम है। वही क्वेश्चन जब पूछा गया फिर से कि मिस्टर हेंज को चोरी करनी चाहिए थी कि नहीं, यहाँ पर हुआ भाई देखिए मिस्टर हेंज को चोरी, ठीक है, बड़े लोग मेच्योर लोग कहे नहीं चोरी नहीं करनी थी, चोरी तो चोरी है, चाहे जैसे भी किया जाए, चाहे जिस कारण से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम से जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुना था कि उनको जो है उनकी जब पत्नी, उनका बच्चा जब मर गया, उनकी पत्नी जो है लेकर के स्मशान घाट पहुंची, फिर भी उससे उन्होंने पैसा मांगा था, अगर आपको कहानी पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत कहा जा रहा है। यहाँ पर अंतःकरण और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय होगा। ठीक है, अंतःकरण और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है, जो सबके लिए लागू हैं, उसी पर जो है यहाँ पर निर्णय होगा। न्याय, समानता और मानव गरिमा के सिद्धांत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आत्म चयनित नैतिक सिद्धांत है, यहाँ पर सार्वभौमिक न्याय की बात है, यहाँ पर व्यक्तिगत अंतःकरण की बात है। ठीक है, व्यक्तिगत अंतःकरण यानी सही, जो चोरी है वो चोरी है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हित जो है व्यक्तिगत नहीं लाना है। तो ये आपके 6 स्टेजेस हो गए। ठीक है, एक बार फिर से मैं समराइज करता हूं आप लोगों को। यहां पर आपको ठीक है 3 मेन स्टेज बताया उन्होंने, पहला पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी कुल मिला के 6 स्टेज बताया था। अगर आप एज की बात करें तो
तो ये जो है बचपन यानी 4 से 10 साल की अवस्था पर इन्होंने फोकस किया है। परंपरागत स्तर पर इन्होंने किशोरावस्था और ठीक है पूर्व परिपक्व अवस्था से, ठीक है, यानी अवस्था होती है लेकिन परिपक्व अवस्था नहीं होती है, इस स्तर पे यहाँ पर मेनली आप किशोरावस्था समझ लो परंपरागत स्तर। और उत्तर परंपरागत स्तर में यानी मेच्योर जो वयस्क होते हैं, ठीक है, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है, मेनली है। यहाँ पर परंपरागत लोग क्या कहेंगे है, यहाँ पर ज्यादा दंड और पुरस्कार पर है, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्तर आपको बताए गए थे। इसके बाद इसमें 6 स्टेजेस जो बने हैं। पहला आपका दंड आज्ञाकारिता का था, यानी सजा एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है, जहां पर अगर सिर्फ हम लोग हेंज की कहानी की बात करें तो हेंज की कहानी में उस कहानी को 6 लोगों को सुनाया गया और 6 लोगों का अलग अलग जवाब था, ठीक है। तो पहले बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि इनको दंड मिलेगा, तो दंड और आज्ञाकारिता हो गया, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी, ये तो बात की बात है। यहाँ पर उस व्यापारी की बात की जा रही है, उस व्यापारी को हेंज की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों एक शहर में रहते थे, तो दोनों एक दूसरे को हमेशा भविष्य में जो है लाभ पहुंचा सकते थे। हेंज जो थे भविष्य में उस व्यापारी को लाभ दे सकते थे, ठीक है, जिस भी ओहदे पे, जिस भी पद पे थे। तो यहाँ पर आदान प्रदान की बात हो रही है, व्यक्तिगत उद्देश्यों की बात हो रही है, पारस्परिक लाभ की बात हो रही है, ठीक है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊं की बात हो रही है, तुम मुझे चॉकलेट दो, मैं तुम्हें साइकिल चलाने दूंगा, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आदान प्रदान, व्यक्तिगत उद्देश्य, या इसको हम कह सकते हैं करण सापेक्ष अभिविन्यास, सेकेंड स्टेज करण सापेक्ष अभिविन्यास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यानी पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल एज में, ठीक है, स्टेज में आता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा परंपरागत स्तर। कन्वेंशनल स्टेज पे आपको 2 पार्ट हैं, चरण, ठीक है, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 क्या है, अच्छे पारस्परिक संबंध या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर इसकी बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है कानून, और इसमें क्या हुआ था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की में अगर हेंज की कहानी को जोड़ते हैं तो क्या हुआ था कि भैया ऐसा है, हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अरे भैया लोक लाज होता है, कुछ लोग क्या कहेंगे, हैं। तो यहाँ पर लोगों ने बताया, किशोरावस्था के लोगों ने बताया, कुछ वयस्क लोगों ने बताया कि उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं वो कहते हैं अरे भाई 200 की दवा वो 2000 में दे रहे थे, गलत तरीका है, उनको तो पुलिस को पकड़वाना चाहिए था, उनको सजा दिलाना चाहिए था, और 2000 की दवा, इतनी महंगी दवा देना ही नहीं चाहिए, 2000 की दवा 200 मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक किस्म से सामाजिक हित की बात की गई है, कानून और व्यवस्था पर जोर दिया गया है। परंपरागत स्तर ये आपका कहलाता है। 2 स्टेज हो गई आपकी। इसके बाद यहाँ पर तीसरा स्तर जो आपका है उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें आपके 2 स्टेज हैं, स्टेज 5, स्टेज 6, ठीक है। स्टेज 5 है सामाजिक अनुबंध, ठीक है, या सामाजिक संविदा अभिविन्यास जिसको कहते हैं। यहाँ पर कानून को समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, बताया गया। और हेंज की कहानी की बात करें तो हेंज की कहानी में आपको बताया गया अरे भाई अगर हेंज की पत्नी की जान जा रही थी तो वहां पर उनको चोरी करना उचित था। समाज के नियमों में, ठीक है, परिवर्तन या कानून के नियमों में जहां पर, ठीक है, सामाजिक हित की बात हो वहां पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आपका सामाजिक अनुबंध हो गया। और लास्ट है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी जो सही है सही है, गलत है गलत है। भाई चोरी चोरी होती है, लोगों ने कहा चोरी चोरी होती है, चाहे जिस अवस्था में चाहे जिस स्थिति में किया जाए, तो हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत था आपका, जो कि उत्तर परंपरागत मेच्योरिटी लेवल पे लोगों ने जवाब दिया। इस तरह से 6 स्टेजेस आपके पूरे हो गए, ठीक है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर शिक्षा में इसका क्या अनुप्रयोग है, और इसके पहले यहाँ पर एक है इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन बन भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रमिक विकास के ऊपर जोर दिया गया। नैतिक विकास चरणों में होता है और कोई चरण छोड़ा नहीं जा सकता है, प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है, ठीक है। एक ये है विशेषता इस सिद्धांत की, ठीक है। दूसरा है सार्वभौमिक प्रक्रिया। यह सिद्धांत सभी संस्कृतियों में लागू होता है, हालांकि गति भिन्न हो सकती है। तीसरा है संज्ञानात्मक आधार, ठीक है। नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है और तर्क क्षमता के साथ बढ़ता है। यानी आप इन्होंने क्या बताया, तर्कड़ा का सिद्धांत, नैतिक तर्कड़ा।
ठीक है, सिद्धांत दिया था, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत से मिलता जुलता है। नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत दिया था, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है, किस तरह से होता है। तो नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है और तर्क क्षमता के साथ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक चीज ये विशेषता है। और चौथा है अपरिवर्तनीय क्रम। चरणों का क्रम निश्चित है, कोई व्यक्ति पीछे की ओर नहीं जाता है। यहाँ पर आपने देखा नैतिक विकास चरणों में होता है, यानी क्रमिक विकास मेन हो गया, सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी सभी जगह ये लागू होता है, और संज्ञानात्मक आधार, ये तीन मेन है। और अपरिवर्तनीय क्रम कहीं न कहीं क्रमिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। तो तीन बातें दिमाग बैठे कि यहाँ पर कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्यतः तीन विशेषताएं हैं: क्रमिक विकास, सार्वभौमिक प्रक्रिया और संज्ञानात्मक आधार। अगला है शिक्षा में अनुप्रयोग। ठीक है, इसका शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है? नैतिक दुविधाओं पर चर्चा, छात्रों को वास्तविक नैतिक समस्याओं पर विचार करने का अवसर देना। दूसरा है सीक्रेटिक विधि, प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्रों में उच्च नैतिक तर्क विकसित करना। क्वेश्चन करके, जिस तरह से यहाँ पर कोहलबर्ग ने इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार लिया था, उसी तरह से प्रश्नोत्तर के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से छात्रों में उच्च नैतिक तर्क विकसित करना किया जा सकता है। अगला है न्यायपूर्ण समुदाय, कक्षा में लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया होती है, उसको बढ़ावा दिया जाए, इस पर ये जोर देता है। शिक्षकों को छात्रों के वर्तमान नैतिक चरण को समझकर उन्हें अगले चरण की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी इस समय वो बच्चा जो है किस स्टेज में है, किस नैतिक चरण में, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 या 4, 5, 6 में है, उसको समझकर अगले चरण के लिए शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए कि कैसे उसको आगे अधिगम प्राप्त करना है, कैसे उसका नैतिक विकास होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द कोहलबर्ग का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत आपने यहाँ पर देखा। इसके भी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, अभी ही मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको 30 MCQ मैं दूंगा, जो कि यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर हैं, और ठीक है, लेओ वाइगोस्की के सामाजिक संज्ञानवाद के सिद्धांत पर हैं, क्योंकि ये तीनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद 30 MCQ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।